गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें पहले हम खाद्य श्रृंखला, इसके पहले हम खाद्य क्या होता है, फूड, ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण से पौधे एवं जंतु ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन्हें हम खाद्य कहते हैं। अब खाद्य श्रृंखला, तो खाद्य श्रृंखला में देखिए, खाद्य श्रृंखला या खाद्य कड़ी, फूड चेन इंग्लिश में कहा जाता है इसको। तो खाद्य श्रृंखला ऐसे विभिन्न प्रकार के जीवों की कड़ी है जिनमें जीवों का संबंध भक्षक तथा भोज्य के रूप में होता है। खाद्य श्रृंखला में जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। अब आप लोग उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता के बारे में अच्छी तरह परिचित हो चुके हैं। तो जैसे उत्पादक है, पौधा है, उत्पादक ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। अब इसको कौन खाया? चूहा। चूहा कौन खाया? सांप। सांप को कौन खाया? बाज। तो इसमें देखिए, ये पौधे से ऊर्जा चूहा में गया, चूहा सांप चूहे खाया, तो उस यहाँ से ऊर्जा सांप को मिला, सांप को बाज खाया तो यहाँ से ऊर्जा इसको मिला। देखिए, ये ऊर्जा का जो प्रवाह है इसमें एक यूनिडायरेक्शनल हो रहा है, एक दिशीय हो रहा है इसमें। यहाँ पर देखें। अब उसी तरह से हम फूड चेन अगर देखें, खाद्य श्रृंखला ग्रासलैंड इकोसिस्टम का, यानी जो घास के मैदान का है उसका इकोसिस्टम देखें, तो घास होता है। तो घास में क्या होता है? छोटी छोटी टिड्डियाँ होंगी जो ग्रासोपर। तो घास से ऊर्जा किसको मिला? टिड्डियों को मिला, ग्रासोपर को मिला। अब इस टिड्डियों कौन खा गया? मेढक, फ्रॉग। तो इसको इससे ऊर्जा मिला। अब मेढक को कौन खा गया? स्नैक। तो स्नैक को इससे ऊर्जा मिला। स्नैक को कौन खा गया? हॉक, बाज। तो इसको इससे ऊर्जा मिला। तो इस तरह से यहाँ भी देखिए, तो फूड चेन ग्रासलैंड इकोसिस्टम में यूनिडायरेक्शनल या एक दिशी होता है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में भी इस तरफ देख लें कि जिसमें जहाँ जल है, एक्वेटिक है, जहाँ जल हो, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम हो सकता है, रिवर इकोसिस्टम हो सकता है कुछ भी। उसमें देखिए एल्गी, ये प्लांट है, फाइटोप्लैंक्टन बोलेंगे इसे एक्वेटिक पिस्सू, जली पिस्सू जो होते हैं इसको खाते हैं। इसको जली पिस्सू कौन खाएगा? स्मॉल फिश को, लार्ज फिश जो बड़ी वाली मछली होती है वो खाएंगी। बड़ी वाली मछली को जो उसके आसपास जो चिड़िया, बर्ड्स जो रहते हैं, जो टॉप कार्निवोरस है, वो खाएंगे। देखिए, इसमें भी ऊर्जा का प्रवाह भी एक दिवसीय ही हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अब आता है फूड चेन इन सी। समुद्र में जो फूड चेन है वो किस तरह से होता है? वही फाइटोप्लैंक्टन, यानी जो पौधे होंगे छोटे, जूप्लैंक्टन जो छोटे जीव होंगे, इन पौधों को खाएंगे। छोटे जंतुओं कौन खाएगा? छोटी मछली कौन खाएगा? बड़ी मछली कौन खाएगा? शार्क, तो सबसे बड़ी होती है वो उसको खा जाएगी। तो यहाँ भी ऊर्जा का प्रवाह यूनिडायरेक्शनल यानी एक दिशीय दिख रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे एक श्रृंखला भी बन रहा है। देखिए, एक श्रृंखला बन रहा है, एक चेन बन रहा है, फाइटोप्लैंक्टन से शार्क तक, एल्गी से लेकर बर्ड्स तक, उस तरह से ऐसे उसमें उधर भी। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है, तो ऊर्जा का एक बड़ा भाग ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है, लगभग 90% भाग। केवल 10% भाग जो है वो दूसरे पोषी स्तर तक ही पहुंच पाता है। केवल 10% भाग यहाँ पर। जैसे मान लीजिए, अगर कोई पौधा है तो 100 kg कार्बन, कोई कार्बनिक पदार्थ बनाया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई उसमें, और 100 kg उसमें कार्बोहाइड्रेट बने, ये कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो अब पौधे को कौन खाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे खरगोश हो सकता है, हिरन हो सकता है, कुछ भी मान लो। तो प्राथमिक उपभोक्ता को केवल 10 kg ही कार्बनिक पदार्थ मिल पाता है, यानी 100 का 10% कितना हुआ? 10 kg।
अब इनको जो आगे खाएगा उस इसका 10% उसको मिलेगा। जो प्राथमिक उपभोक्ता को जो आगे खाएगा उसका 10% उसको मिलेगा। तो इसका 10% कितना होगा? एक 1 kg हुआ, उसको 1 kg मिलेगा। तो इसी पुनरावृत्ति इसी की पुनरावृत्ति अगले पोषी स्तरों में भी होती है। इसे 10% का नियम कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा भी जाता है परीक्षा में। तो 10% का जो नियम होता है उसको सबसे पहले किसने दिया था? लिंडरमैन ने दिया था। इनके अनुसार कुल ऊर्जा का केवल 10% भाग एक पोषी स्तर द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसी पोषी स्तर से प्राप्त ऊर्जा का 10% भाग अगले पोषी स्तर में स्थानांतरित हो जाता है। तो ये नियम था लिंडरमैन का। इसे 10% का नियम या लिंडरमैन का नियम भी कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होगी उतनी ही अधिक ऊर्जा अंतिम पोषी स्तर के जीव को मिल सकेगी। जितना छोटा होगा उतना ही क्या होगा? अंतिम पोषी स्तर को उतनी ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। अब जैसे यहाँ पर घास है, 1 मिनट देखिए। ठीक, जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ पर हम बता रहे हैं, 1 मिनट, ये मान लीजिए सपोज ये देखिए, ये है, ये सपोज ये देखिए, ये मान लीजिए आपके ये घास है, ग्रास, ये देखिए मान लीजिए, ठीक है, ये ग्रास है। ग्रास को कौन खाया? इंसेक्ट। इंसेक्ट को कौन खाया? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाया? स्नेक। स्नेक को कौन खाया? हॉक। तो अब बताइए, यहाँ से जो ऊर्जा चली यूनिडायरेक्शनल है, तो यहाँ तक आते आते क्या हो गई? यहाँ तक एक लंबी श्रृंखला बनी। अगर ऐसे हो, ग्रास कौन खाया? डियर, ये डियर, हिरन। हिरन कौन खाया? लायन। तो ये श्रृंखला तो छोटी हुई ना, ये श्रृंखला छोटी हुई और ऊपर वाली श्रृंखला बड़ी हुई, देख रहे कि नहीं? तो यहाँ पे उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक जो ऊर्जा का स्तर होगा बहुत कम होता जाएगा। लेकिन क्योंकि ये श्रृंखला बड़ी है और जो जितनी छोटी श्रृंखला होगी उसमें उत्पादक से जो अंतिम उपभोक्ता तक जो ऊर्जा का प्रवाह होगा वो ज़्यादा होगा, कंपेरिजन टू लार्ज चेन। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ देखिए, ये खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होगी उतनी ही अधिक ऊर्जा अंतिम पोषी स्तर के जीवों को मिल सकेगी। ठीक, इस तरह से देखिए, जीव की मात्रा ऊर्जा की मात्रा प्रथम पोषी स्तर से अंतिम पोषी स्तर की ओर उत्तरोत्तर कम होती जाती है। यही कारण है कि सभी पारिस्थितिक तंत्रों में प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर में जीवों की संख्या निरंतर कम होती जाती है। यानी प्राथमिक पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे पोषी स्तर की प्राथमिक उत्पादों से दूरी बढ़ती है, उनमें जीवों की संख्या निरंतर कम होती है। अब खाद्य श्रृंखला के प्रकार। खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार के होते हैं? खाद्य श्रृंखला 3 प्रकार के होते हैं। पहला है देखिए, खाद्य श्रृंखला
परभक्षक खाद्य श्रृंखला। परभक्षक का खाद्य श्रृंखला, ठीक है। तो परभक्षक खाद्य श्रृंखला जो होती है उसे क्या बोलते हैं? प्रीडेटर फूड चेन। ये पौधों से प्रारंभ होती है और छोटे जंतुओं से होकर बड़े जंतुओं तक जाती है। दूसरा है परजीवी खाद्य श्रृंखला, पैरासाइट फूड चेन। यह बड़े जंतुओं से छोटे जंतुओं की ओर जाती है। और मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला, सैप्रोफाइटिक फूड चेन, ये मृत प्राणियों से सूक्ष्म जीवों की ओर जाती है। अब खाद्य श्रृंखला के बाद आता है खाद्य जाल। तो खाद्य जाल में देखिए अनेक खाद्य श्रृंखला से जुड़ने के से खाद्य जाल का निर्माण होता है। इसलिए खाद्य जाल में एक से ज़्यादा खाद्य श्रृंखलाएँ जुड़ेंगी, कई खाद्य श्रृंखलाएँ होंगी, तो जुड़ करके खाद्य जाल बनाती है। खाद्य जाल वास्तव में देखा जाए तो एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवित प्राणियों का एक दूसरे से भोजन का संबंध स्थापित करता है। पारितंत्र का एक उपभोक्ता एक से अधिक भोजन स्रोत का उपयोग करता है। पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन के जितने वैकल्पिक रास्ते होंगे उतना ही अधिक स्थिर जीवित प्राणियों का समुदाय होगा, जो कि खाद्य जाल बनाता है। ठीक, किसी स्थान पर खरगोश कम हो जाएं तो वहाँ पर बाज भूखे नहीं मरेंगे। अब देखिए यहाँ पर समझने की वाली बात है कि जितने ज़्यादा यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था होगी, ऐसा तो है नहीं कि जो घास है घास को तो खरगोशे खाएंगे, घास के पास चूहे भी होते हैं, वो वहाँ पर वो भी तो आ सकते हैं, या हिरन भी तो खा सकता है घास आकर के वहाँ पर, ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं खा पाएगा। तो किसी स्थान पर अगर खरगोश का कम हो जाए तो बाज भूखे नहीं मरेंगे। क्यों कहने भूखे मरेंगे? जब खरगोश कम हो जाएगा तो खरगोश कम हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो पौधे कम खाए जाएंगे। अब पौधे, इसके कारण वनस्पतियाँ और ज़्यादा डेवलप होंगी, जब और ज़्यादा विकसित हो जाएंगी वनस्पति, जो फल बीज आदि भी तो बढ़ेगी। इससे वहाँ पर क्या होंगे? चूहों की संख्या बढ़ना शुरू हो जाएगी, वहाँ चूहे रहने लगेंगे। और जब चूहा बढ़ने लगेंगे तो बाज अपना भोजन चूहे को बना लेंगे। तो जिन पारिस्थितिकी तंत्र में जितनी अधिक खाद्य श्रृंखला होती है, ठीक है, वह उतना ही स्थिर होता है। खाद्य जाल में खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण मल्टी डायरेक्शनल यानी बहुदिशीय होता है। जैसे आपने खाद्य श्रृंखला में देखा, उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल था। इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण मल्टी डायरेक्शनल या बहुदिशीय होगा। देखिए ये एक खाद्य फूड वेब का एक स्ट्रक्चर है। देखिए ये सन से ये मिल रहा है इसको ऊर्जा। ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाया, ग्रीन प्लांट को कौन खाया? बकरी, रैबिट, और ये माउस भी खा लिया, माउस भी ले लिया इसको। अब देखो यहाँ पर ग्रीन प्लांट खाने वाले एक नहीं है, तीन लोग हैं, ऐसा है। अच्छा, बकरी को कौन खा लिया? जयकाल, लोमड़ी खा लिया, बकरी को मार कर लिया। ठीक, इसको खाता है। अगर लोमड़ी ना रहे तो ऐसा थोड़ी है, ये शेर का शिकार बन सकती है, लायन का। देखिए ठीक, या बकरी नहीं मिलेगा तो शेर लायन को भी खा सकता, अरे जयकाल को भी खा सकता है। दूसरा देखिए यहाँ रैबिट, तो रैबिट ग्रीन प्लांट को खाया, और रैबिट को कौन खा रहा है? जयकाल। ठीक है, और कौन खा सकता है रैबिट को? विल्ड कैट। यानी जयकाल ना हो तो ऐसा नहीं है कि इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, इनको खाने वाले विल्ड कैट भी हैं, यानी
बिल्ली ये है यहाँ, ठीक है, जंगली बिल्ली है यहाँ पे। और जब जंगली बिल्ली है, और जंगली बिल्ली कौन खा सकता है? लायन खा सकता है यहाँ पर। चूहे को चूहा खा सकता है, हरे प्लांट को। चूहा कौन खा सकता है? आउल खा सकता है। चूहे को और कौन खा सकता है? ये स्नैक खा सकता है। स्नैक को कौन खा सकता है? काइट, जो बाज, गिद्ध, ये ठीक है, वो लोग खा सकते हैं, ठीक है, स्नैक को। तो इस तरह से आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर जो संभावनाएं बन रही हैं भोजन का, जो अब हमने बताया कि जितनी ज़्यादा संभावनाएं बनेंगी हैं, तो उतना ही ज़्यादा इसमें खाद्य श्रृंखलाएँ बनेंगी, उतना ही ज़्यादा वो जीवों का जो है वो स्थिर रहेगा। अगर खाद्य श्रृंखलाएँ, देखिए ये जितना इनका वैकल्पिक रास्ते होंगे जीवित प्राणियों का समुदाय उतना ही स्थिर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो था आपका खाद्य जाल, इसके बारे में, एक खाद्य जाल के बारे में था। इसको फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए। ये खाद्य जाल था। अब वहाँ उसमें आप लोग लिख के बनाइए। अब कौआ, बिल्ली, चील, लोमड़ी, ये सब कहाँ से बना पाएंगी, तो उसका नाम लिख करके आप लोग बना के दर्शा सकते हैं इस तरह के जाल यहाँ पर। तो ये खाद्य जाल के बारे में था यहाँ पर। तो अब इसके बाद शुरू होता है पारिस्थितिक पिरामिड यहाँ पर। तो पारिस्थितिकी पिरामिड में आप देखिए कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों की संख्या, जीवभार तथा संचित ऊर्जा का आलेखी निरूपण पारिस्थितिकी पिरामिड्स कहलाता है। तो इसमें हम जीव संख्या, जीवभार और संचित ऊर्जा का हम आलेखी निरूपण करते हैं। तो पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहले चार्ल्स ईटॉन ने दिया था। इसलिए इसको चार्ल्स इल्टोनियन पिरामिड्स भी कहा जाता है इसको। तो टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, तो पारिस्थितिकी पिरामिड 3 तरह के होते हैं। पहला जीव संख्या का पिरामिड्स, पिरामिड ऑफ नंबर्स। दूसरा जीवभार का पिरामिड्स, पिरामिड ऑफ बायोमास। एंड थर्ड वन इज संचित ऊर्जा का पिरामिड्स, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो इस तरह से ये था। अब बस आज के लिए इतना। नेक्स्ट टर्न को, यानी नेक्स्ट हम लोग इसके आगे का स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।